चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इश्यूज ऑफ शेयर्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने समझा था कि भाई कंपनी को जब भी कैपिटल की नीड होती है ना, पैसों की जरूरत होती है, तो अपने शेयर्स पब्लिक के लिए इश्यू करती है। लोगों के लिए जो है वो ये शेयर्स इश्यू करती है कि आप लोग हमारे शेयर्स खरीदो, कि जिससे जो है वो कंपनी को भी पैसे मिल जाए, बरोबर ना। और ये शेयर इश्यू करते वक्त कंपनी क्या क्या प्रोसीजर करती है वो हम इस चैप्टर में समझ रहे थे, कि जिसमें कल हमने समझा था कि शेयर्स इश्यू करते वक्त कंपनी के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें दो स्टेप मेन माने जाते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वक्त जो कल हमने समझा था, ये एप्लीकेशन के वक्त क्या किया जाता है कि कंपनी पहले बाहर लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, लोगों को कहती है कि हम इस तारीख से जो है वो अपने शेयर बाहर इश्यू कर रहे हैं, जिन जिन को हमारे शेयर्स खरीदने हो तो वो पहले अपनी एप्लीकेशन भेजो, बराबर ना। अपनी एप्लीकेशन भेजो, फिर जिनके शेयर्स हम मंजूर करेंगे उनके लिए आगे के स्टेप्स चलेंगे फिर, बराबर ना। ऐसे हमने एप्लीकेशन की प्रोसीजर देखी थी ना। और फिर सेकंड स्टेप आता है उनमें, जो आता है प्रोसीजर फॉर शेयर अलॉटमेंट। ये सेकंड प्रोसेस समझो वो पहले से कनेक्टेड ही है, जो कल हमने एप्लीकेशन की प्रोसीजर देखी उससे कनेक्टेड ही है, समझना। अब अलॉटमेंट की प्रोसीजर में क्या क्या आता है, तो अलॉटमेंट मतलब भाई जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन भेजी है उनमें से उनके शेयर्स अलॉट करना, मतलब मंजूर करना कि हाँ भाई आपके इतने शेयर्स कंफर्म हैं, वो मंजूर करना उनमें। कि जिनकी प्रोसीजर अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहला आता है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग अमाउंट। ये हमने कल समझा था एप्लीकेशन के वक्त, कि सबसे पहले कंपनी जो है वो एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करती है और उनकी अमाउंट ब्लॉक करती है। जो एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं कंपनी को, उनकी अमाउंट ब्लॉक करती है एएसबीए प्रोसीजर से। एएसबीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकिंग अमाउंट, बरोबर ना। कल हमने समझा था ना एएसबीए के बारे में डिटेल में, कि सपोज अगर शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए का शेयर है, तो फिलहाल जो है एज अ कंपनी मैं लोगों से कहूंगा कि आप फिलहाल 10 रुपए मुझे दो एप्लीकेशन के वक्त, और वो 10 रुपए एस्क्रो बैंक अकाउंट जो कंपनी शुरू करवाती है, इसके बारे में भी कल समझा था। एस्क्रो बैंक अकाउंट कंपनी जो है वो ओपन करवाती है बैंक में, उसमें वो अमाउंट ब्लॉक होती है। आपने अगर मेरे शेयर्स खरीदे हैं तो आपके 10 रुपए फिलहाल मैं ब्लॉक करके रखूंगा, अगर मंजूर हुए तो आपके बैंक में से कट हो जाएंगे और मेरे बैंक मेन जो है वो करंट अकाउंट में आ जाएंगे। अगर समझो आपके शेयर मैंने मंजूर नहीं किए, अलॉट नहीं किए, तो वो 10 रुपए आपको रिटर्न, बरोबर ना। तो वो बीच में ब्लॉक किया जाता है। तो सबसे पहली प्रोसीजर वही ना, कि शेयर एप्लीकेशन के पैसे मंगवाना और उन्हें ब्लॉक करना। देन अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन बाय सिंडिकेट। उसके बाद जो सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, कंपनी के सिंडिकेट मेंबर्स जो ये पूरी प्रोसीजर में हेल्प करते हैं उन्हें, वो क्या करते हैं कि जिनके शेयर हम लोग अलॉट कर रहे हैं, फिक्स जिनके शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, क्या कंफर्म इन्हें रिटर्न नहीं करना है, इनके शेयर हम अलॉट कर रहे हैं, तो उनकी पूरी डिटेल जो है वो हमें अपलोड करनी होती है। आज के टाइम में पता है ना, सब ये वर्क ऑनलाइन होता है। जो मेन जो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर होता है, जो मेन स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पर शेयर्स की लेन देन होती है, वहां पर पर्टिकुलर जो है उन एप्लीकेंट्स की पूरी डिटेल वहां पर अपलोड करनी होती है। डिटेल्स में कौन कौन सी डिटेल्स, तो डिटेल्स में होती है उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी एड्रेस, उनका डीमेट अकाउंट नंबर, उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं, कितने रुपए में खरीदे हैं, कितने जो है वो उनसे पैसे लेना बाकी है। जैसे 100 रुपए का शेयर है तो फिलहाल आपने 10 दिए हैं, बाकी के लेना बाकी है हमें, बरोबर ना। ये सभी प्रोसीजर, ये सभी डिटेल वो पहले अपलोड की जाती है। मतलब एज अ कंपनी अगर आपने मेरे शेयर्स खरीदे ना, तो आपकी पूरी डिटेल मैं पहले मेन स्टॉक एक्सचेंज में अपलोड करूंगा। जब वो पर्टिकुलर अपलोड हो जाए, अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन बाय सिंडिकेट, देन डिटेल्स सेंड टू रजिस्ट्रार। फिर ये पूरी डिटेल जो है वो रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। रजिस्ट्रार कौन, तो कंपनी का वो रजिस्ट्रार कहलाता है जो कंपनी का मेन स्टॉक एक्सचेंज हुआ ना, स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये ध्यान है ना, हर सिटी में पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज होता है, कि जैसे मेन है बॉम्बे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली का है मेन जो है वो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा। ऐसे हर सिटी में जो है वो पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। या तो मेन जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी, इन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर ये रजिस्ट्रार काम करता है, कि जिनमें कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट करने का काम, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी वर्किंग हो, तो उनमें हेल्प करता है रजिस्ट्रार। तो जो सिंडिकेट मेंबर हुए कंपनी के, वो ये सब डिटेल जो अपलोड करके, ऑनलाइन अपलोड करके वो इन्हें भेजते हैं रजिस्ट्रार को, और वह रजिस्ट्रार ये पूरी डिटेल स्टॉक एक्सचेंज में अपलोड करता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम लिखा जाता है कि हाँ भाई आपने जो है वो मेरी कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए।
बराबर ना, आपको जो है वो इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं ऐसा। डिटेल सेंड टू रजिस्ट्रार, देन एप्लीकेशन क्लासिफाइड, फिर वो रजिस्ट्रार जो है वो उन सभी एप्लीकेशन को क्लासिफाइड करता है। ये कल भी हमने एप्लीकेशन की प्रोसीजर में समझा था। ये रजिस्ट्रार उन एप्लीकेशन को क्लासिफाइड करता है अलग अलग पार्ट्स में। भाई कितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल मतलब जो छुटक शेयर्स खरीदते हैं, कितने जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, जो कोई संस्था कोई बिजनेस नहीं है फिर भी उन्होंने बहुत सारे होलसेल में हमारे शेयर्स खरीदे हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या कितने जो है वो कंपनी के मेन एम्प्लॉयज हैं, बरोबर। ये सब इन सबको पर्टिकुलर क्लासिफाइड करता है वो रजिस्ट्रार। अब ये क्लासिफाइज हो जाए तो उसके बाद आता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइडेड। फिर डिसाइड होता है कि भाई जो है वो अलॉटमेंट किसको कितना करना है, बरोबर ना। ये पहले ही कंपनी के प्रोस्पेक्टस में पहले से ही डिसाइड होता है, जैसे नहीं पर्टिकुलर रिजर्व होता है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना रिजर्व मिनिमम 10%। ये एप्लीकेशन में भी ये प्रोसीजर हमने समझी थी, भाई रिटेल के लिए मिनिमम 10% है। फिर दूसरों के लिए अगर रिजर्व हो तो भाई उन्हें जो है वो कितने कितने शेयर्स देने हैं। जैसे कोई पर्सन ने जो है वो हमारे 10 शेयर खरीदे हो लेकिन 10 में से उनके 7 ही अलॉट कर रहे हैं, बाकी के उनको रिटर्न करने हैं, तो किसके कितने कितने शेयर अलॉट किए हैं, कितनी अमाउंट हमने अपने पास जमा रखी है, कितनी रिटर्न देनी है, ये सब जो है वो ये डिसाइड होता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइडेड। ये सब कौन डिसाइड करता है, तो ये सब डिसाइड करता है जो कंपनी के मेन सिंडिकेट मेंबर्स हुए, कंपनी के रजिस्ट्रार हुए जो मीडिएटर का काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हुए, लीड मैनेजर्स हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को कितने शेयर हमें अलॉट करने हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। जब ये डिसाइड हो जाए ना, जब ये डिसाइड हो जाए, जिनके लिए पहले से ही जो है वो फिक्स एक फॉर्मूला होती है, मतलब फिक्स पहले से ही उनका होता ही है कि हाँ भाई इतने इतने लोगों को इतने इतने शेयर अलॉट करेंगे, वो उनका पहले से ही फिक्स होता है, फिर भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर करनी पड़ती है और फिर स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जो जो एप्लीकेंट्स ने जो है वो हमारे शेयर्स खरीदे हैं और हमने अलॉट किए हैं, तो उनके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है कि हम उन्हें वो स्टेटमेंट भेजेंगे। जैसे आपने अगर मेरे 10 शेयर खरीदे हैं, मैंने अलॉट किए, कंफर्म किए कि हाँ भाई आपको 10 शेयर मिलेंगे, मैंने अलॉट भी कर दिया, तो अब आपके लिए मैं स्टेटमेंट तैयार करूंगा जिस स्टेटमेंट में पूरी डिटेल होगी, बरोबर ना। उस स्टेटमेंट को ही हम पर्टिकुलर शेयर्स कहते हैं। पता है ना शेयर होता क्या है, शेयर कोई चीज थोड़ी है, कोई थिंग थोड़ी है, वो खाली एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है ना, जिस डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल होती है, वही ये डॉक्यूमेंट यहाँ तैयार किया जाता है, वो स्टेटमेंट, कि जिसमें आपका नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, आपने कितने शेयर खरीदे, कब खरीदे, 100 रुपए का शेयर है तो आपने अभी 10 रुपए दिए हैं, 90 रुपए बाकी हैं, बरोबर ना। ऐसी पूरी डिटेल, आपका डीमेट अकाउंट नंबर, आप कौन सी सिटी में रहते हो, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब चीजें जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में होती है, बराबर। तो ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है एंड देन इन्फॉर्म टू एप्लीकेंट्स। फिर एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। आपका जो डीमेट अकाउंट होता है ना, पता है ना शेयर्स के लिए कंपलसरी डीमेट अकाउंट चाहिए, तो आपका जो डीमेट अकाउंट होता है उस डीमेट अकाउंट में से पर्टिकुलर पैसे कट हो जाएंगे और शेयर्स जो है वो पर्टिकुलर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। वो शेयर्स आपको मिल जाएंगे। डीमेट अकाउंट शेयर्स के लिए ही होता है, तो आपको मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ भाई आपने जो है वो इतने शेयर्स खरीदे हैं, मैंने मंजूर कर लिए, अब ये आपके शेयर्स हुए। वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर शेयर आपको मैसेज या मेल के थ्रू में भेज दूंगा। समझ आ रहा है ना। एज अ कंपनी अगर मैं काम कर रहा हूँ और आपने मेरे शेयर्स खरीदे हैं तो मैं आपको वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपके डीमेट अकाउंट में से उतने पैसे कट हो जाएंगे और उतने शेयर्स में आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये होती है अलॉटमेंट की प्रोसीजर। अलॉटमेंट वर्ड सिंपल है, आपने जितने मेरे शेयर खरीदे वो मैंने मंजूर किए या नहीं, मंजूर किए तो आगे की प्रोसीजर, नहीं मंजूर किए तो वो आपके पैसे रिटर्न, ऐसा ना। ये अलॉटमेंट कहलाया ना। अब इस अलॉटमेंट के वक्त लीगल रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन फॉर शेयर अलॉटमेंट, आगे का एक पॉइंट आता है लीगल रेस्ट्रिक्शन। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर होती है ना, उसमें उसमें गवर्नमेंट के थ्रू, सेबी के थ्रू, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके थ्रू कुछ कंपनी के लिए लीगल रेस्ट्रिक्शन है, कुछ बंधन है। मतलब समझो कंपनी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस कंपनी को कंपलसरी फॉलो करने होते हैं, तो ही जो है वो उसके शेयर्स की प्रोसीजर चलती है स्टॉक एक्सचेंज में, नहीं तो नहीं चलती, बरोबर। तो ये कंपनी के लिए कौन से जो है वो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, या कहो कंपनी के लिए कौन से रेस्ट्रिक्शन या प्रोविजंस हैं, वो समझे, ध्यान देना है इसे।
प्रोसीजर वहां खत्म हुई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। अब कंपनी के लिए रूल्स क्या बनाए हैं सरकार ने या सेबी ने? तो रूल्स में सबसे पहला आता है कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। जब कंपनी पहली बार जो है वो शेयर इश्यू कर रही है ना, फर्स्ट टाइम पहले शेयर्स होते हैं, तो वो डिस्काउंट में कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। आगे चलकर होता है, आगे चलकर जो है वो प्रोसीजर आएगी तब, मतलब समझो मेरी कंपनी और मैंने पहली बार कंपनी शुरू की और मैंने शेयर्स बाहर इश्यू किए, 100 रुपए का शेयर है, तो पहली बार में ही मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता, ये गवर्नमेंट का रूल है। ऐसा नहीं पहली बार में ही मैं डिस्काउंट दे दूं कि 100 रुपए का शेयर है मैं आपको 90 में दे रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे आएगा इसके बारे में डिटेल में कि जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती पब्लिक के लिए। जब पब्लिक इश्यू होता है तब नहीं, हाँ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रही है, अपने एम्प्लॉयज को वो शेयर्स दे रही है, तब ठीक है। पब्लिक इश्यू के वक्त डिस्काउंट होता नहीं है। भाई कंपनी को अगर 5-6 साल हो गए, पुरानी कंपनी हो गई, अब कंपनी जो है वो शेयर री इश्यू करती है, री इश्यू, बराबर ना, पहले इश्यू किए थे अब उसी को ही री इश्यू कर रही है, तब डिस्काउंट हो सकता है, नए शेयर्स पर नहीं। ये गवर्नमेंट का रूल है। दूसरा 10% रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये हमने एप्लीकेशन में भी समझा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छुट्टक होते हैं, कंपनी के टोटल जितने भी शेयर्स हुए ना उसमें से 10% उनके लिए रिजर्व रखने हैं। एज अ कंपनी अगर मैंने 1 लाख शेयर इश्यू कर रहा हूं तो उसमें 10%, 10,000 शेयर वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुझे अलग से रखने ही हैं कि 10,000 शेयर वही खरीदेंगे, बाकी के कोई भी, भले वो इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ वाले कंपनी के एम्प्लॉयज, वो बाकी के कोई भी खरीदे, 10% उनके लिए फिक्स रखना होता है। ये रूल, ये सब रूल्स हैं कंपनी के लिए। एप्लीकेशन थ्रू ASBA प्रोसीजर ओनली, जो भी एप्लीकेंट्स, अगर आप मेरे जो है वो शेयर्स खरीदोगे तो इसी प्रोसीजर के थ्रू ही खरीदना है, कंपनी इसी प्रोसीजर से ही काम करना है और कोई प्रोसीजर नहीं चलती। इसके लिए कंपनी को कंपलसरी बैंक में एस्क्रो बैंक अकाउंट शुरू करवाना पड़ता है, एस्क्रो बैंक अकाउंट। और ASBA प्रोसीजर ध्यान आ गया ना, पहले भी आया था ये, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकिंग अमाउंट, कि जिसमें आपकी अमाउंट, अगर आप मेरे शेयर्स खरीद रहे हो तो आपकी अमाउंट पहले ब्लॉक करवाई जाएगी, अगर शेयर मंजूर हुए तो आपके बैंक में से कट होगा, नहीं तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे उसके, बराबर ना। इस ASBA प्रोसीजर से ही कंपनी को काम करना है, कंपनी और कोई प्रोसीजर अपनी कोई नई आइडिया अपना सकती नहीं है इसमें, यही प्रोसीजर जो सेबी की है वही प्रोसीजर उन्हें फॉलो करनी है। एंटायर प्रोसेस विद इन 10 डेज, कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट करती है उसके बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, ये पूरी प्रोसीजर विद इन 10 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंपनी स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन रखती है एप्लीकेशन के लिए। अगर मैंने शेयर्स इश्यू किए हैं तो मैं जो है वो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि आपके पास 3 दिन है, जिसको जिसको मेरे शेयर खरीदने हैं 3 दिन में एप्लीकेशन भेज दो। तो 3 दिन में आप एप्लीकेशन भेज दोगे और उसके बाद बाकी के 7 दिन में मुझे कंफर्म करना है कि आपकी एप्लीकेशन में अलॉट करूंगा या नहीं करूंगा, मंजूर करूंगा या नहीं। कि अगर मंजूर करूंगा तो आपको वो स्टेटमेंट भेज दूंगा ना, शेयर्स भेज दूंगा, ठीक है भाई आपके शेयर मंजूर, नहीं तो बाकी के आपके पैसे वापस, बरोबर ना। अगर मंजूर नहीं किए हैं तो आपके पैसे में रिटर्न कर दूंगा, लेकिन ये पूरी प्रोसीजर विद इन 10 डेज में हो जानी चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल है, उससे ज्यादा नहीं तो कंपनी को जो है वो दंड पड़ता है, मुझे फाइन भरना पड़ेगा एज अ कंपनी अगर मैंने 10 दिन से ज्यादा लगा दिए तो। डीमेट अकाउंट इज कंपलसरी, ये सही बात है, ये कंपनी का गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी शेयर्स का लेन देन करना हो तो उसमें डीमेट अकाउंट के थ्रू ही होगा। एज अ कंपनी मुझे तो वो एस्क्रो बैंक अकाउंट शुरू करवाना है बैंक में, लेकिन एज अ एप्लीकेंट आप अगर मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आपके पास कंपलसरी डीमेट अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको शेयर्स दूंगा नहीं, बरोबर ना। तो वो कंपलसरी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये ध्यान दो। कंपनी जब जो है वो पहली बार कोई शेयर्स इश्यू करती है ना, तो सरकार का ये रूल है कि पब्लिक को मिनिमम 90% उसके शेयर्स खरीदने हैं, तो ही कंपनी आगे जो है वो शेयर्स की प्रोसीजर कर सकती है, नहीं तो उसके सभी शेयर्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं या तो रिटर्न कर दिए जाते हैं। मतलब समझो एज अ कंपनी मैंने पहली बार नई कंपनी मैंने शुरू की और मैंने जो है वो 1 लाख शेयर बाहर मार्केट में इश्यू किए हैं, 1 लाख शेयर्स, और आपको कहा कि आप सब जो है वो एप्लीकेशन भेजो 1 लाख शेयर्स की कि किसको किसको खरीदने हैं। अब 1 लाख में से मिनिमम 90%, मतलब 90,000 शेयर्स की मेरे पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छा कि भाई पब्लिक को मैंने कहा और पब्लिक में से 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मुझे मिली तो ही जो है मैं प्रोसीजर आगे चला सकता हूँ, तो अलॉटमेंट और आगे की प्रोसीजर होगी।
बरोबर ना। अगर समझो 90,000 से कम, अब मेरे पास जो है वो ये 1 लाख शेयर्स मैंने इश्यू किए, लेकिन पब्लिक ने खरीदे ही नहीं, मैं क्या करूँ फिर? पब्लिक ने खरीदे ही नहीं, पब्लिक ने खरीदे ही खाली 40,000 शेयर्स, मेरे पास 1 लाख थे, 40,000, खाली 40% ही मेरे शेयर बिके हैं। तो अगर ऐसा हुआ ना, तो सरकार जो है वो मेरे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में अब आगे रखने नहीं देगी। इवन जो 40,000 मैंने लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे ना, उनके भी पैसे उनको वापस देने होंगे, भाई सॉरी, कंपनी आगे ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होना चाहिए, तो ही कंपनी आगे की प्रोसीजर कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। ध्यान देना है रूल। देन इश्यू शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, मतलब एक तरह की समझो पर्टिकुलर लीगल प्रोसेस जो हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में समझी, कैसे वो सिंडिकेट मेंबर्स, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब पर्टिकुलर मिलकर ये काम करते हैं, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस की तरह कहलाती है। कंपनी को हमेशा इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो ये शेयर्स की वर्किंग करनी है या पूरी प्रोसीजर करनी है। मिनिमम 5% कॉल्ड अप एट एप्लीकेशन। कंपनी मिनिमम 5% जो है वो एप्लीकेशन के वक्त मंगवा सकती है। जैसे मैंने बताया, मैंने शेयर इश्यू किए हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो 100 रुपए का मिनिमम 5%, मतलब एप्लीकेशन में कम से कम 5 रुपए तो मैं आपसे मंगवाऊंगा, ज्यादा भी मंगवा सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कम से कम 5% तो मंगवाने ही है। मैं ऐसे नहीं कह सकता 100 रुपए का शेयर है, फिलहाल 1 रुपया देकर अपना शेयर अपने हाथ में कर लो, ऐसी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करूंगा मैं कि 100 रुपए का शेयर है, मिनिमम 1 रुपया दो और शेयर आपका, ऐसे तो नहीं ना। मिनिमम 5% जो है वो रखने होते हैं, 100 में से 5 रुपए, उससे ज्यादा भले मैं एप्लीकेशन के वक्त रख सकता हूँ, बरोबर ना। तो आपको कह सकता हूँ ना कि भाई एप्लीकेशन के जिसको जिसको मेरे शेयर खरीदने हैं, मिनिमम 5 रुपए आप मुझे भेजो, या जितने मैंने नक्की किए हो 10 रुपए 15 रुपए, मिनिमम इतने भेजो, तो आपकी एप्लीकेशन मंजूर होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन के वक्त कॉल्ड अप मिनिमम 5% होना चाहिए। देन एग्रीमेंट विद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी इंडिया में जितने जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे बॉम्बे में सबसे बड़ा है, हमारे गुजरात में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, वो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो कंपनी कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है वो वर्क कर रही है, उसके साथ उसका पर्टिकुलर एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर मेरी कंपनी है और मैंने अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के साथ वर्किंग करनी है, भाई मेरे शेयर्स में यहाँ पे रखूंगा, बेसिक अहमदाबाद का होता है, बाकी तो पूरी कंपनी, पूरी इंडिया के कोई भी लोग उसके शेयर्स खरीद सकते हैं ना, लेकिन बेसिक कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है वो मुझे वर्किंग करनी है, उस स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रार होंगे या उनके मेंबर्स होंगे जो मेरे साथ वर्क करेंगे। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ मैं वर्क करूंगा ना, भले वो अहमदाबाद का हो, बॉम्बे का हो, दिल्ली का हो, कोई भी सिटी का हो, तो उसके साथ मुझे पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी शेयर्स की लेन देन एक बार थोड़ी करती है, एक बार थोड़ी करती है, सालों तक जो है वो चलते रहता है ना। जब तक कंपनी चलती रहे तब तक वो लेन देन चलती रहती है। तो इसलिए मुझे उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट बनाना पड़ता है कि आगे से सभी कामकाज भाई तुम्हारे साथ मुझे करने हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है कंपनी को, ये रूल है सरकार का। दूसरा एग्रीमेंट विद रिस्पेक्टिव डिपोजिटरी। फिर डिपोजिटरी के साथ, डिपोजिटरी कौन? डिपोजिटरी मतलब कोई पर्टिकुलर बैंक हुई, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हुआ जो शेयर्स और पैसों की लेन देन कर रही है। जैसे हमने आगे और कल भी समझा था कि कंपनी को एस्क्रो बैंक अकाउंट बैंक में जो है वो खुलवाना पड़ता है। तो जिस बैंक में वो एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवा रहा है ना, वो समझो डिपोजिटरी, वही काम करेगा ना कि कितने एप्लीकेशंस ने पैसे भेजे वो उस बैंक में आएगा, फिर मेरे जो है वो मेन करंट अकाउंट में आएगा। तो वो जो मीडिएटर कहलाया वो डिपोजिटरी कहलाया, बरोबर। तो कंपनी को उस डिपोजिटरी के साथ भी एग्रीमेंट बना के रखना होगा कि आज से भाई पैसों की पूरी लेन देन तुम्हारे थ्रू, कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है जो डिपोजिटरी का काम करे। डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, और कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके प्रोस्पेक्टर में लिखी हुई होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, एप्लीकेशन के वक्त कितने पैसे मंगवाएंगे, जैसे मिनिमम 5% था, लेकिन कंपनी कितने मंगवाएगी, रिजर्व जैसे रखना है रिटेल के लिए, वो कितना रिजर्व रखेगी, दूसरों के लिए रिजर्व है या नहीं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है। इन शॉर्ट, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन वो उसके प्रोस्पेक्टर में जरूर डिस्क्लोज होनी चाहिए, मतलब लिखी हुई होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कल बताया था ना, कंपनी के लिए जो है वो पर्टिकुलर ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, वो प्रोस्पेक्टर। कंपनी का मेनू कार्ड, होटल में जैसे मेनू कार्ड होता है ना, होटल की पूरी चीजें उसमें लिखी हुई होती है, वो कंपनी का मेनू कार्ड है जो लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, तो लोग उनके शेयर्स खरीदेंगे ना। तो कंपनी की पूरी डिटेल, हर एक डिटेल उसके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए, ये सरकार का रूल है।
देन मिनिमम नेट वर्थ ऑफ कंपनी एज पर सेबी। पता है कौन सी कंपनी जो है वो शेयर इश्यू करती है? तो सेबी का रूल है मिनिमम इतनी नेट वर्थ हो ना, वो नेट वर्थ करोड़ों में आती है कंपनी की। मतलब जिस कंपनी का मिनिमम कैपिटल भाई इतना हो तो ही वो कंपनी सेबी के हिसाब से मार्केट में शेयर इश्यू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब समझो मैं मेरी कंपनी तो बोल रहा था, अब भाई समझो मेरी कंपनी का नेटवर्थ ही जो है वो खाली लाखों में चल रहा है और मैं सेबी को कहूँ कि भाई मुझे भी शेयर इश्यू करने दो पब्लिक के लिए, तो सेबी मना करेगी, नहीं भाई आपकी जो है वो नेट कैपिटल नेट वर्थ कम से कम इतने रुपए होनी चाहिए तो ही आप जो है वो शेयर इश्यू मार्केट में कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ये रूल सबसे पहले आना चाहिए था ना, है ना? मेरे हिसाब से ये रूल सबसे पहले आना चाहिए था ना कि कंपनी की इतनी अमाउंट हो ना तो ही सेबी उसे अलाउ करती है कि भाई आप जो है वो मार्केट में शेयर इश्यू कर सकते हो पब्लिक के लिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट करोड़ों में आती है। एंड लॉक इन पीरियड ये समझना, कितनी बार कंपनी के जो है वो पर्टिकुलर प्रमोटर्स हुए या फिर कुछ लोग हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय या कुछ, वही जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स वही खरीदते हैं। तब कंपनी उन्हें कहती है, कितने लोगों को कहती है कि जिन जिन ने मेरे ये शेयर्स खरीदते हैं ना, वो पर्टिकुलर पीरियड तक जो है वो शेयर्स वापस बेच सकते नहीं है। बराबर? जैसे अगर समझो मेरी कंपनी, हाँ वही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल वही देना है। समझो मेरी कंपनी है और आपने जो है वो मेरे शेयर्स खरीदे हैं, समझो आपने मेरे जो है वो 10 शेयर खरीदे, तो आपको पूरा हक है ना, पूरा हक है ना कि आप वो 10 शेयर जब चाहे वापस बेच भी सकते हो और मुझसे पैसे वापस ले सकते हो, पूरा राइट दिया जाता है आपको, ये पूरा हक है। ऐसा नहीं आपने मुझे जो है वो पैसे दिए मतलब बंद गए। वो शेयर्स जब मार्केट में खरीदे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर्स खरीदे जाते हैं तो कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, ये होता है ना। लेकिन कितनी बार कंपनी कुछ पर्टिकुलर प्रमोटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉइज या उनके लिए रखते हैं ऐसे कि भाई आपने अगर मेरे शेयर्स खरीदे ना तो कम से कम 1 महीने तक आप वो शेयर्स बेचोगे नहीं, 1 महीने के बाद ही पैसे वो जो है वो आप बेच सकते हो, तो ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर समझो आप प्रमोटर हो और आपने मेरे शेयर्स खरीदे, तो मैंने आपको कह दिया कि आपने मुझे जो पैसे दिए ना अब 1 महीने तक मैं आपको वापस नहीं दूंगा, है ना? 1 महीने बाद ही आप शेयर्स बेच सकते हो और मुझसे पैसे वापस ले सकते हो, तब तक नहीं। ये पीरियड उन लोगों के लिए लॉक इन पीरियड कहलाता है, लॉक इन पीरियड। कंपनी का जो है वो ये रूल है कि पर्टिकुलर लोगों के लिए ऐसा लॉक इन पीरियड रखते ही हैं, नहीं तो क्या पता सब लोगों ने जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरी कंपनी है, लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे, दूसरे ही दिन वापस बेच दिए। लोगों ने मुझे इतने पैसे दिए, दूसरे ही दिन वापस मुझसे पैसे ले लिए, तो मैं काम कैसे करूंगा फिर, है ना? मेरी कंपनी कैसे चलेगी? इसलिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कंपनी को पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड रखना पड़ता है। क्या भाई इतना जो है वो ये पीरियड है, तब तक आप वो शेयर्स नहीं बेच सकते, उसके बाद आप बेच सकते हो। लॉक इन पीरियड सबके लिए अलग अलग होता है, कुछ पब्लिक के लिए, रिटेल होते हैं, जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली, उनके लिए ऐसा लॉकिंग पीरियड नहीं होता, वो कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। प्रमोटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए ऐसा लॉकिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट के वक्त जो जो कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं ना, ये सब रूल्स रेगुलेशंस माइंड में रखना। तो आज जैसे ये अलॉटमेंट की प्रोसीजर देखी, कंपनी के रूल्स देखे, अब इनके अकॉर्डिंग जो है वो जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।